प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से पहला चैप्टर हम ले रहे हैं कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनीज। प्यारे बच्चों, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसी बात को जानना है। ज्यादातर हम देखते हैं कि कोई बिल्डिंग है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन में हम कब किसी बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं? जब हमें लगता है कि वो बिल्डिंग टूटने वाली है, कमजोर है, या कई लोग इसलिए भी कर लेते हैं कि अभी सुंदर नहीं दिख रही है, पहले तो ऐसे ही बना ली थी, अब वो सुंदर दिखनी चाहिए, इसलिए उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो उसी तरीके से कंपनी के मामले में भी रिकंस्ट्रक्शन का मतलब यही है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वर्तमान में, उस कंपनी का स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है। तो एक कंपनी का स्ट्रक्चर जिससे आप कंपनी को देखते हो वो होती है उसकी बैलेंस शीट। कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, आप किसी भी कंपनी को यदि देखना चाहते हो तो क्या देखोगे? उसकी बैलेंस शीट देखोगे। कंपनी की स्टडी किससे होती है? बैलेंस शीट से होती है, उसकी बिल्डिंग से होती है? बैलेंस शीट से। तो कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी बैलेंस शीट है। उस बैलेंस शीट का रिकंस्ट्रक्शन करना रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो इसमें जो हेडिंग हमारी थी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, तो इसमें शब्द आया था रिकंस्ट्रक्शन। और रिकंस्ट्रक्शन का जो मूल आधार है कि बैलेंस शीट का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर होता है। किसी भी कंपनी को देखते हैं तो वो उसकी बैलेंस शीट ही होती है। एक अकाउंट का पर्सन, एक व्यवसायी, एक बिजनेसमैन, एक कॉम्पिटिटर, सब एक ही चीज देखते हैं, बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का जो मूल स्ट्रक्चर है वो बैलेंस शीट ही है। वो ही बताता है कि वो कितनी अच्छी है कंपनी, कितनी बुरी है, क्योंकि बैलेंस शीट ही उसकी स्थिति का एक पैरामीटर होता है। उस बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट करना ही रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्लियर? रिकंस्ट्रक्शन दो तरह के से होते हैं, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये हमने, आप देखो यहाँ पे हमने इसके दो पार्ट किए। रिकंस्ट्रक्शन को दो भागों में बांटा जाता है, पहला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। नाम से पता चलता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट को खुद ही सुधार लेती है, खुद ही सुधार लेती है, और उसमें जो जो परिवर्तन उसको करने होते हैं वो उसमें खुद कर लेती है। इसके लिए कुछ ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। कंपनी खुद अपनी साधारण सभा में बात करके, है ना, अपने मेंबर्स से बात करके, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आपस में बैठकर उसको कर लेते हैं, इसलिए उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि अब कंपनी की स्थिति जब बहुत बुरी हो जाती है तो उसको फिर क्या करना होता है कि बाह्य रूप से ही बदल देना पड़ता है, मतलब सब कुछ बदल जाता है उसमें। और उस एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को हम एक और शब्द देते हैं जिसका नाम है अमालगमेशन, अमालगमेशन ऑफ द कंपनीज, जिसका हिंदी शब्द होता है एकीकरण। तो ये दो अलग अलग चैप्टर है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अलग चैप्टर है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अलग चैप्टर है। जैसा कि हमारे आज चैप्टर की हेडिंग थी, वो क्या थी? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हम कौन सा पढ़ेंगे इस चैप्टर में? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है वो नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसकी चर्चा भी हम आगे ही करेंगे। तो मैं वापस आपको पॉइंट पे लेके आ जाता हूं, और हमारा पॉइंट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। इसमें सबसे पहली हेडिंग हमारे सामने आती है, एक प्रश्न है ये हमारे सामने कि कंपनियों का रिकंस्ट्रक्शन क्यों आवश्यक होता है, या डिजायरेबिलिटी ऑफ द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, या कंपनियों के आंतरिक निर्माण की वांछनीयता। इसमें एक प्रश्न निहित यही तो हुआ ना कि कंपनियों का रिकंस्ट्रक्शन क्यों करना होता है। निश्चित रूप से जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि कंपनियों का रिकंस्ट्रक्शन करना है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब बैलेंस शीट को सुधारना है, तो आप लोगों के प्रश्न दिमाग में आता है, सर ऐसा क्यों किया जाए?
क्या जरूरत है जिसके लिए बैलेंस शीट का रिकंस्ट्रक्शन जरूरत है, कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। क्या आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है? तो उस प्रश्न का ही आंसर इसमें है कि क्या कारण होते हैं जिसके कारण से एक कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला रीजन है, क्या है? व्हेन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको अंडरलाइन कर लें आप, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज टिपिकल एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड सिंपल। तो इसमें दो चीजें आई। एक शब्द जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया था वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पहले तो आप लोगों को ये शब्द समझना होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट जो होती है उसमें लायबिलिटीज साइड में कैपिटल लिखी जाती है। सही बोल रहा हूं? पक्का है ना? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड की तरफ क्या लिखी जाती है? कैपिटल लिखी जाती है। और कैपिटल का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का हिंदी शब्द होता है संरचना। तो एक कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं वो ध्यान से सुनो। कैपिटल स्ट्रक्चर में दो तरह की चीजें आती हैं। वे कैपिटल जिस पे फिक्स खर्चा लगता है, और वे कैपिटल जिन पे फिक्स खर्चा नहीं लगता है। जैसे मैं आपको नाम देता हूं कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आपके आता है इक्विटी शेयर। नाम सुना है आपने? फिर आता है प्रेफरेंस शेयर। सही है? फिर उसके बाद में आता है डिबेंचर, और फिर उसके बाद में आता है लोन। ये चार आपके कैपिटल के मेन आधार हैं। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने वाली चार चीजें कौन सी हैं? शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लोन। अब इसमें मैंने आपसे कहा कि दो तरह से हम इसको बांटते हैं। वे कैपिटल जिन पे फिक्स खर्चा लगता है, और वे कैपिटल जिनका फिक्स खर्चा नहीं होता है। तो जो इक्विटी शेयर है और जो प्रेफरेंस शेयर है, ये ऐसे हैं जिन पे फिक्स खर्चा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो हम कहेंगे सर इक्विटी शेयर जो होते हैं उनको हमें डिविडेंड देना पड़ता है। लेकिन डिविडेंड हम तब देंगे जब हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि डिविडेंड का मतलब होता है हिंदी में लाभांश, लाभ का एक हिस्सा। अगर कंपनी को लाभ होगा तो वो उसका एक हिस्सा उसको दे देगी, लेकिन अगर लाभ नहीं होता है तो देना आवश्यक नहीं होता है। इसलिए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को इस कैटेगरी में डाल देते हैं जिन पे फिक्स कॉस्ट नहीं होती है। और दूसरा जो आपके बचता है वो है आपके डिबेंचर और लोन। इनको फिक्स खर्चों वालों में डालते हैं। अगर मान लो आपने 50 लाख का लोन अपनी कंपनी के लिए ले रखा है, अब कंपनी को उस साल प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, दोनों ही स्थिति में उस पे ब्याज आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट हो गई ना, देना ही है। अच्छा, दोनों में अंतर भी है। अच्छा, डिबेंचर और लोन एक जैसे होता है ये तो आप लोग जानते ही हो, बस अंतर इतना ही होता है कि डिबेंचर जो होता है वो पब्लिक में इश्यू किया जाता है, एक शेयर की तरह इश्यू करते हैं, और लोन जो होता है वो बैंक से लिया जाता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया जाता है। लेकिन अब आपको समझ में आया कि दोनों में अंतर क्या है? शेयर्स जो होते हैं उस पर फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, जबकि डिबेंचर और लोन जो होते हैं उनकी एक फिक्स कॉस्ट होती है। समझ गए? उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं? क्लियर? अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फिक्स और वेरिएबल दो तरह की। अब आप एक बात ये भी जानते हो कि कंपनी जो डिविडेंड देती है वो भी फिक्स नहीं है। इक्विटी शेयर होता है, उस पर डिविडेंड फिक्स होता है क्या? नहीं होता है। कभी वो 20% देती है, कभी वो 30% देती है, कभी वो 100% देती है, कभी वो 200% देती है, कभी वो 700% दे देती है। डिपेंड करता है। यानी कभी तो ये कॉस्ट नहीं होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, तो ये फ्लैक्चुएट करता है। इसलिए इसको फिक्स नहीं बोल सकते। लेकिन जो ब्याज दिया जाता है, जो इंटरेस्ट जो हम देते हैं, वो क्या होता है? फिक्स। फिक्स है ना? इसलिए दो तरह से हम इसको कैपिटल को बांट, इन चारों चीजों से, इन चारों बातों को जब हम एक साथ ले लेते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर।
अब समझ में आया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। और ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो ही एक कंपनी का बेस होता है। आप लोग जानते हैं कि जब हम कोई कंपनी बनाएंगे तो ये निर्णय एक व्यापारी को या एक डायरेक्टर को लेना होता है कि वो अपने कैपिटल को कैसा रखे, वो शेयर्स पे ज्यादा फोकस करे या लोन पे ज्यादा फोकस करे, या कब शेयर पे फोकस करे या कब लोन पे फोकस करे। सही है ना। ये मान के चलो नई कंपनी है तो लोन जल्दी से मिलेगा नहीं, तो उसको किस पे फोकस करना पड़ेगा, शेयर्स पे। पर जैसे जैसे कंपनी अच्छी बनती जाएगी, उसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती जाएगी, मार्केट में उसकी वैल्यू बनती जाएगी, तो उसे लोन मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उनमें क्या करते हैं व्यापारी या कंपनी, बदलाव करती रहती है। कभी वो शेयर्स पे ज्यादा फोकस करती है तो कभी वो डिबेंचर्स और लोन पे ज्यादा फोकस करती है। ये स्टेज है, इसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब एक कंपनी को ऐसा लगता है कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर अब चेंज करना है, तो इस प्रोसेस में वो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करती है। और कैपिटल स्ट्रक्चर में वो जब वो चेंज करती है तो उसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की पहली स्थिति कहा जाता है। समझ में आता है? कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? फर्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा था, व्हेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज टिपिकल यानी मुश्किल है, और इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड सिंपल, उसको सिंपल बनाना चाहते हैं। अब इसमें प्रश्न है सर टिपिकल क्या होता है? तो हम कहते हैं भाई मान लो चार अलग अलग तरह के शेयर है, डिबेंचर भी अलग अलग तरह के हैं, उसी तरीके से आपके लोन भी अलग अलग तरह के ले रखे हैं, तो उन सब को हम चाहते नहीं यार ये थोड़ा सिंपल होना चाहिए। जैसे आज मान लो आप अपना घर पे लोन लेते हो, घर बनाने के लिए अलग अलग तरह के लोन ले रखे, 2 लाख किसी से, 4 लाख किसी से, 6 लाख किसी से, है ना। ऐसा मांग मांग के पैसे इकट्ठे करे हुए हैं। कुछ समय से आप परेशान हो जाते हैं यार, कभी किसी को कुछ चुकाना, कभी इससे अच्छा करता है कि यार एक जगह से सारा लेते हैं, इन सबको हटाओ। पहले टिपिकल था, अलग अलग लोगों से था। आपने क्या किया, एक बड़ी बैंक के पास गए, उससे बोला कि मेरे को यार 50 लाख का लोन चाहिए। आपने वो 50 लाख का एकल लोन लिया और जो 10 अलग अलग लोगों से लिया हुआ था ना सबको चुका दिया। इससे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हुआ, सिंपल हो गया। बहुत सारे अलग अलग से लेने से अच्छा था कि सिंपल पे चले जाए। तो टिपिकल और सिंपल में ये अंतर होता है। जब एक कंपनी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाती है तो जब वो क्या है धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कभी कहीं से कुछ पैसा उठाया, कहीं से कुछ, उसको हटाकर वो क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर देती है। तो उसको पहले कंडीशन कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन इसलिए जरूरी है। अच्छा उससे फर्क क्या पड़ता है, उससे फर्क ये पड़ता है कोई भी व्यक्ति बैलेंस शीट देखता है ना तो वो कैपिटल देखेगा, लाइबिलिटी साइड देखेगा तो कैपिटल देखेगा कि यार ये क्या है, इसमें इतने सारे तरह के तो शेयर डाल रखे हैं, डिबेंचर डाल रखे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो मूड नहीं बनता है, उसको देखते एक अच्छा इंप्रेशन नहीं आता है। तो इसलिए वो क्या करती है कि नहीं यार इसको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, क्या इतना उलझा रखा है, सीधा सीधा रखो। तो टिपिकल से सिंपल लाना, ये पहला पार्ट है। नंबर 2, सेकंड देखें, सेकंड पॉइंट लेंगे, when accumulated losses of a company are large and they are required to be written off, they are required to be written off। इसमें दो शब्द आप अंडरलाइन करें, accumulated losses और एक रिटर्न ऑफ। ये दो शब्द आप समझेंगे तो ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं इसको समझें। होता क्या है कंपनी में, आप लोगों ने एक शब्द देखा होगा कि कंपनी को बार बार लॉस होते रहते हैं, डेप्रिसिएशन होता रहता है। लॉस जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे एक्यूमुलेटेड लॉस बोलता है। पहला शब्द तो ये एक्यूमुलेटेड शब्द का हिंदी शब्द होता है एकीकृत, इकट्ठा हुआ। और लॉस मतलब वो लॉस जो आपके इकट्ठा होता जा रहा है। मान लो एक कंपनी के पहले साल 50,000 का लॉस हुआ, दूसरे साल 2 लाख का लॉस हुआ, तीसरे साल 1 करोड़ का लॉस हुआ, जैसे भी वॉट एवर लॉस, वो इकट्ठा होता रहता है, बैलेंस शीट में वो दिखाया जाता है। आप लोगों को पता है कि बैलेंस शीट में लॉस किस तरफ दिखाया जाता है? तो उसका आंसर है बैलेंस शीट में लॉस एसेट्स की तरफ दिखाया जाता है। किस तरफ? एसेट्स की तरफ दिखाया जाता है। और प्रॉफिट लाइबिलिटीज की तरफ दिखाया जाता है ना।
तो अगर मान लो कंपनी को लगातार 2 साल 3 साल 4 साल लॉस होता है, ऐसी स्थिति होती है, जब कंपनी नई होती है ना, स्टार्ट ही करती है, तो 2 3 साल तक वो लॉस में चलती है, तो लॉस वो इकट्ठा होता रहता है, तो उसकी बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ लगातार एक लॉस इकट्ठा होता रहता है, जिसको एक्यूमुलेटेड लॉस बोलते हैं। शब्द समझ में आया? एक्यूमुलेटेड लॉस क्या है? उस एक्यूमुलेटेड लॉस को रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। अब जैसे 4 साल में हमारे करीब मान लो 50 लाख का लोन लॉस इकट्ठा हो गया, बैलेंस शीट में 50 लाख का लोन दिखाता है। 5वें साल 6ठे साल 7वें साल में आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो जो प्रॉफिट आपका हुआ अब, उससे पुराने लॉस की भरपाई करना रिटर्न ऑफ कहलाता है। भरपाई शब्द समझते हो? यही रिकवरी है, यही आपके रिटर्न ऑफ है। अच्छा, पुराना लॉस को आज के प्रॉफिट से रिकवर किया जा सकता है? हम करते हैं ना, यार 3 साल घाटा हुआ था, अब तो पूरा हो रहा है। बहुत कॉमन शब्द हम बोलते हैं, यार 3 साल तक तो घाटा हुआ था, अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो वो जो पूरा हो रहा है उसको बैलेंस शीट में भी आपको दिखाना पड़ता है, और बैलेंस शीट में जब आप उसको दिखाते हो तो उसे रिटर्न ऑफ बोलते हैं। रिटर्न ऑफ लॉसेस कहलाता है। लॉसेस को रिटर्न ऑफ करना होता है, और लॉस का रिटर्न ऑफ प्रॉफिट से होता है। किससे होता है? प्रॉफिट से या रिजर्व्स से, दोनों ही की बात है। रिजर्व और प्रॉफिट में क्या होता है? प्रॉफिट जो हम रिजर्व कर लेते हैं तो रिजर्व कहला देता है, अदरवाइज वो प्रॉफिट कहलाता है। तो हमारी बैलेंस शीट में लगातार अगर लॉस इकट्ठे हो रहे हैं तो भी हमें रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। हमें वो जो लॉस इकट्ठा बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। जब हम उसे राइट ऑफ कर देंगे तो हमारी बैलेंस शीट से लॉस हट जाएगा। तो जो देखने वाला व्यक्ति है, जिसको हम इन्वेस्टर बोलते हैं, वो व्यक्ति उसको देख के सेटिस्फाई होगा कि हाँ ये कंपनी सही है, इसमें कोई लॉस नहीं है। क्योंकि अगर लगातार वो लॉस दिखाई देगा तो दिखता हुआ लॉस अगर किसी कंपनी में है तो कोई भी इन्वेस्टर उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो नंबर सेकंड कंडीशन क्या हो गई? लॉसेज को रिटर्न ऑफ करने के लिए भी रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। थर्ड देखेंगे, इसमें आपके लिखा है थर्ड पॉइंट, व्हेन एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट, यानी वो संपत्तियां जो कि बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं, डज नॉट फुल्ली रिप्रेजेंट द लाइबिलिटीज साइड। एसेट्स जो दिखाई दे रही है वो आपकी लाइबिलिटीज की तरफ, जो लाइबिलिटीज है उसको क्या नहीं कर रही है? रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। अब ये बात को आप ऐसे समझो, आप लोग ये बात जानते हो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज एक तराजू के दो पलड़े हैं जो हमेशा बराबर होते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती है? बराबर होती है। सही बात है, बैलेंस शीट में ऐसा आपने देखा है। लेकिन यहां पे ये क्या कहता है? द एसेट शोन इन द बैलेंस शीट डज नॉट फुल्ली रिप्रेजेंट द लाइबिलिटीज। आपने एसेट्स दिखा तो रखी है लेकिन वो लाइबिलिटीज के बराबर शो हो नहीं रही है। ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है आपको कि सर ऐसा कैसे होता है? ऐसा तब होता है जैसे मेरे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की वैल्यू है 50 लाख। कितना है? लेकिन मैंने उसको बैलेंस शीट में 70 लाख रुपए दिखाया हुआ है। यह अधिकार किसके पास है 70 लाख दिखाने का? बैलेंस शीट में उसको 70 लाख दिखाने का अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। मैं उसको 70 का दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा, मैं उसको कैसे भी कागजी कार्रवाई करके पूरा कर दूंगा कि मेरे 70 लाख रुपए लगे थे। 70 लाख रुपए लगे थे तो उसकी वैल्यू 70 लाख है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी? 50 लाख। तो ये जो 20 लाख है वो एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है। द एसेट शोन इन द बैलेंस शीट कितने की दिखा रखी है? 70 लाख की। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं इधर 70 लाख दिखा रहा हूं तो उधर भी लाइबिलिटीज में उतना का उतना है, क्योंकि मेरी एसेट जब 70 लाख की है तो मेरी लाइबिलिटीज भी 70 लाख की होगी, क्योंकि बैलेंस शीट बराबर होती है। लेकिन यहां पर 70 लाख की एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 50 लाख की है, और 50 लाख होने के कारण से वो मेरी लाइबिलिटीज को सही रिप्रेजेंट कर रही है क्या? नहीं कर रही, क्योंकि लाइबिलिटीज तो 70 की है जबकि मेरी एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 50 की है। वो नहीं सेटिस्फाई कर। एक और एग्जांपल बताता हूं, आप उससे पक्का समझ जाएंगे अगर इससे आधा समझे हो तो। मैंने
करीब 50 लाख रुपए लोगों में उधार माल बेच रखा है, जिसको हम डेटर्स बोलते हैं। ठीक, ऑब्वियस है कि बैलेंस शीट दोनों तरफ से बराबर होती है, तो इधर जब मैं 50 लाख रुपए डेटर्स का दिखाता हूं, तो इसका मतलब इधर जो लाइबिलिटीज है उसको वो वेरीफाई कर रही है ना। लेकिन होता यह है कि जो 50 लाख के डेटर्स मैंने दिखा रखे हैं, उनमें से जो मुख्य बड़े बड़े डेटर्स हैं 20 लाख रुपए के, वो मेरे को पैसा देने ही वाले नहीं है। वो बैंकरप्ट हो गए हैं, डिफॉल्ट हो गए हैं, वो कहते हैं पैसे नहीं देंगे या उनके पास नहीं है। मुझे ये बात पता है, मैं उनको बैड डेट्स लिख ही नहीं रहा हूं, मैं उसको पूरा पूरा 50 लाख दिखा रहा हूं। तो यहां पे मेरी एसेट्स है तो दिखाई हुई है 50 लाख की, पर उसकी एक्चुअल वैल्यू अभी 30 लाख ही है। क्यों? क्योंकि 20 लाख तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो राइट ऑफ करने का काम, यानी जिसको हम बैड डेट्स बोलते हैं, बैड डेट्स कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा, कंपनी का मालिक लिखेगा, अकाउंटेंट तय करेगा कि इसको बैड डेट्स कर देना चाहिए। सही है या गलत है? वो नहीं करोगे तो वो बैलेंस शीट में तो ज्यादा दिखाता है, जबकि एक्चुअल वैल्यू उसकी नहीं है। तो क्या ये लाइन आपको समझ में आई? व्हेन द एसेट्स, मैंने दो एग्जांपल लिए, बिल्डिंग का भी और डेटर्स का भी। एक फिक्स एसेट्स था, एक करंट एसेट्स था, दोनों से बता दिया आपको। तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों में ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो ज्यादा पे दिखाई हुई हो, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करती है, यानी वो बैलेंस शीट झूठी है। बैलेंस शीट क्या होगी? झूठी होगी। तो उसको भी सही करना होता है। तो थर्ड स्टेप, चूंकि व्यापारी को तो पता है ना, कंपनी के मालिक को तो पता है कि ये बैलेंस शीट सही नहीं है, वो उसको भी सही करने की कोशिश करता है। तो ये आपके थर्ड कारण होता है इसके लिए। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, व्हेन द कैपिटल गियरिंग रेशियो इज नॉट प्रॉपर। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है, अंडरलाइन कर ले, कैपिटल गियरिंग। बच्चों हमने कैपिटल स्ट्रक्चर एक शब्द अभी समझा था। उस कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने चार बातें कही थी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लोन। इन चारों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन कौन सा कितना हो वो कैपिटल गियरिंग कहलाता है। सबसे पहले जैसे गियर फर्स्ट होता है, यानी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वो इक्विटी शेयर से स्टार्ट होती है। गियर सेकंड मतलब प्रेफरेंस शेयर हो जाता है। आप लोग जानते हैं गियर जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ता है गाड़ी बहुत स्मूथ होती जाती है। सही है? गाड़ी क्या होती है? स्मूथ होती जाती है। तो जैसे कंपनी जैसे जैसे अपना समय बिताती है, अच्छी चलनी शुरू हो जाती है, तो जैसे जैसे अच्छी चलनी शुरू हो जाती है तो गियर भी बदलते रहते हैं। तो कैपिटल गियरिंग का मतलब भी यही है कि फर्स्ट गियर में इक्विटी शेयर, सेकंड गियर में प्रेफरेंस शेयर, थर्ड गियर जो होता है उसमें डिबेंचर और फोर्थ में लोन। इस पैटर्न पे चलती है। यानी अगर कोई कंपनी फुल लोन ले रखा है और अच्छी बहुत ज्यादा लोन है और कैपिटल कम है, यानी शेयर कैपिटल कम है, तो आप समझ जाओ वो कंपनी बहुत अच्छी है। क्योंकि लोन उसी कंपनी को मिलता है जो स्मूथ रनिंग में होती है, जो बहुत अच्छी गुडविल के साथ होती है, तो उसको लोन इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन क्या कोई कंपनी स्टार्ट होते ही लोन ले सकती है? नहीं ले सकती है। तो इसका मतलब उसका फर्स्ट गियर है इक्विटी शेयर, सेकंड गियर में प्रेफरेंस शेयर, थर्ड गियर में लोन और डिबेंचर। तो इसमें वैसे कैपिटल गियरिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर नहीं दे रखे हैं, वो स्मूथनिंग ऑफ द बिजनेस दे रखा है। स्मूथनिंग ऑफ द बिजनेस का मतलब जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता रहता है, कंपनी अपने कैपिटल के जो रेशियो है, जिसको गियर बोलते हैं, वो कैपिटल गियरिंग में चेंज करती रहती है। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब यही है। इसका मतलब कि शेयर को कम कर देना और लोन को बढ़ा देना, कभी लोन को कम कर देना, शेयर को बढ़ा देना, ये गियर हो गए। तो इसी को कैपिटल गियरिंग बोलते हैं। तो इसमें भी क्या करना होता है, अब जैसे लोन को बढ़ा देना, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया ना, तो ये रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है। शेयर को कम कर देना, प्रेफरेंस शेयर हमारे पास थे, हमने कहा इसका रिडम्पशन कर दो, तो रिडम्पशन होता है प्रेफरेंस शेयर का। रिडम्पशन करने का मतलब हम शेयर को कम करना चाह रहे हैं और लोन को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये गियर शिफ्टिंग कहलाता है। आ रही है बस। तो ये कैपिटल गियरिंग होता है, ये भी रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम में आता है। नेक्स्ट देखें फिफ्थ, व्हेन चेंज इज रिक्वायर्ड इन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू मेक देम
अट्रैक्टिव। शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है? जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है ना, 1000 रुपए का एक शेयर है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी ऐसा सोचती है कि ये जो 10 रुपए है, 100 रुपए है या 1000 रुपए, जो भी कंपनी का शेयर है, अगर मान लो 100 रुपए का शेयर है, कंपनी को लगता है कि हमारा शेयर 100 रुपए का है, इसको थोड़ा छोटा कर दे तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी हम में पैसा लगा सकेंगे। तो वो 100 रुपए के शेयर को 10 रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। हो गया ना। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? लोग खरीदने के लिए ज्यादा है। 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपए में कन्वर्ट कर देगी। इसका मतलब वो ज्यादा लोगों को बुलाना चाहती है। अगर उसको लगता है नहीं बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वो 10 रुपए वाले शेयर को 100 रुपए में और 100 रुपए वाले शेयर को 1000 रुपए में कन्वर्ट कर देती है। इसका मतलब वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना चाहती। तो ये भी एक पॉलिसी का पार्ट हुआ कि वो कब अपने शेयर में बदलाव करे। तो ये आपके अट्रैक्टिव करना होता है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यानी हम रिकंस्ट्रक्शन कैसे करें, किस तरह से हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ऊपर तो हमने पढ़ा था वो परिस्थितियां जिनमें रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, वो क्या ऐसी बातें होती है जब हमें रिकंस्ट्रक्शन करना होता है, वो अभी हमने पढ़ा था। अब है कि हम रिकंस्ट्रक्शन कैसे करें, किस तरह से हम रिकंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं। तो उसमें बच्चों 3 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट, पहला तरीका होता है अंश पूंजी में परिवर्तन, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अल्टरेशन यानी परिवर्तन करना। हम शेयर को 10 रुपए से 100 रुपए में, 100 रुपए से 1000 रुपए में, या 1000 रुपए से 100 रुपए में, और 100 रुपए से 10 रुपए में, और 10 रुपए से 1 रुपए में, यानी हम छोटे को बड़ा शेयर और बड़े को छोटा शेयर बना सकते हैं। ये कहलाता है अंश पूंजी में परिवर्तन, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर? या ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास जो शेयर थे वो 10,000 शेयर थे, उसमें से हमने 5,000 इश्यू कर रखे थे, तो बाकी 5,000 का समाप्ति कर दिया। या ऐसा हो सकता है कि हमारा शेयर 10 रुपए का था, हमने पब्लिक से 8 रुपए ही मांगे हुए थे, बाकी रुपए हमने नहीं मांगे, उनसे कहा कि नहीं बस अब नहीं मांगेंगे, शेयर को 10 रुपए से 8 रुपए में ही कन्वर्ट कर दिया। ये परिवर्तन कहलाता है, अल्ट्रेशन है। क्लियर? ये छोटी मोटी कार्रवाई कहलाती है। अगर कंपनी के स्तर पर देखें तो एक ऐसी छोटी सी कार्रवाई है जिसको आराम से जर्नल एंट्री करते ही हो जाता है। इसके लिए बहुत बड़ी मीटिंग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, मतलब साधारण सभा में बात हुई या डायरेक्टर्स ने तय किया, कर लिया, जर्नल एंट्री के माध्यम से हो जाता है। सेकंड आपके आता है अंश पूंजी में कमी, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। ये थोड़ा बड़ा काम है। बड़ा काम का मतलब आप अपनी कैपिटल जो पूंजी है उसको कम करने वाले हो। तो कम करने के लिए आपको सबसे बात करनी पड़ेगी, और लीगल भी आपको कार्रवाई जो आवश्यक होती है वो करनी पड़ती है। इसमें आप कैपिटल को कम ही कर देते हैं। कम करने का मतलब जैसे मान लो 10 लाख रुपए की शेयर थे, उसको आपने 7 लाख रुपए में कन्वर्ट किया, 3 लाख रुपए सीधे ही उड़ा दिए। उड़ा दिए मतलब क्या है कि आप लोगों से, आप मेरे शेयर होल्डर हो, आपने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे, टोटल 10 लाख रुपए आपने मुझे दिए थे, लेकिन मैंने कहा कि भैया अब कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, और रिकंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं तो अब आपको मैं 7 लाख ही वापस दूंगा, 3 लाख में फॉरफिट कर देता हूं। ऑब्वियस है एक तरफ मेरे लॉस चल रहा है, तो उस लॉस को मैं कैसे पूरा करूंगा? ऐसे ही तो पूरा करूंगा, आपके पैसे रोक लूंगा, वो पैसे उस लॉस को सेटअप करने में काम में लूंगा। तो ये जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब अंश पूंजी में कमी कर देना। 10 लाख को 7 लाख बना दिया मैंने कि भैया अब पैसा नहीं है मेरे पास, आपको मैं 7 लाख ही वापस दूंगा। समझ में आती है? तो मैं अपनी लाइबिलिटीज को कम कर देता हूं। और थर्ड है, ये एकदम लास्ट स्टेप है, जब कंपनी एकदम डूबने वाली है। रिकंस्ट्रक्शन में ऊपर हमने पढ़ा है, कंपनी की स्थिति अगर अब घर एकदम जर्जर हो गया है तो उसको रिकंस्ट्रक्शन कराना है। एक मैंने कहा था कि घर सुंदर नहीं लग रहा है इसलिए रिकंस्ट्रक्शन कराना है, लेकिन दोनों परिस्थितियां बहुत अंतर है। सुंदरता के लिए रिकंस्ट्रक्शन, हमारे पास सेटअप, पैसा, सब कुछ है, हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जर्जर हो गया मतलब तो स्थिति बहुत विकट है, नहीं करेंगे तो ये दब के मर जाएंगे। तो ये थर्ड स्टेज जो होती है वो यही है कि जब अगर कंपनी को ऐसा लगता है
कि अब कंपनी बंद होने वाली है, तो वो अपने जितने भी सदस्य हैं, मेंबर्स, ऋणपत्रधारी, डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, इन सब से बात करके मीटिंग बुलाती है। उनको बोलती है सर कंपनी जा रही है, आप चाहो तो अगर थोड़ा थोड़ा आप लोग पैसा अपना छोड़ देते हो। ये कौन है? तीनों सदस्य यानी शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर जिन्होंने हमसे डिबेंचर लोन दिया था, और बैंक के जो थी आपके लेनदार, क्रेडिटर जिन्होंने उधार दिया था, उन सबको बुला लेते हैं। भाई आप अगर थोड़ा सा छूट दे दे, आप अपने जैसे 10 लाख रुपए मांग रहे हो, 5 लाख रुपए में सौदा निपटा लेते हो, तब तो ठीक है। नहीं तो भैया कंपनी बंद हो रही है। बंद हो रही है तो आप लोगों को पता है, अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, फिर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बचती है। तो वो इन तीनों को बुला के यही बात करनी होती है फाइनली कि भाई अब कंपनी जा रही है, आप कुछ छोड़ देते हो, तो हम ये आश्वासन देते हैं कि आप अभी कुछ पैसा छोड़ दो। आधा पैसा यदि आप छोड़ देते हो तो आधा हम 2 साल में चलाएंगे कंपनी को, तो हम आपका चुका देंगे। तो ये आपस में सेटिंग होती है, बात करना होता है, इसके माध्यम से हम उसका रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अगर वो एग्री हो जाते हैं तब रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, वो एग्री नहीं करते हैं तो कंपनी बंद हो जाती है। कंपनी बंद हो गई तो बस ठीक है, कंपनी का जो बिकेगा उसमें ले लेना, जो तुम्हारे हिस्से आ जाए। तो वो इसको हमारे जो लोकल भाषा है उसमें ये कहता है, जानते चोर है जीते ही चोखा। अभी खत्म हो रही है कंपनी, आए जितना ही ठीक है, चलो कोई नहीं, तो 50% खा ले, 50% दे देगा 2 साल में, कहाँ दे दूंगा कि ठीक है चल कंटिन्यू कर। तो ये चीज इसमें आपके फॉलो अप करती है। तो ये 3 तरीके से हम उसका रिफॉर्म्स करते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ये आपका थियोरेटिकल और इम्पोर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।